वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रमदान सीरीज़। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 5 बजे से और मैं यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे रोज़े ख़त्म होने को है ना, मेरी रूटीन काफ़ी स्विच अप हो गई है। पहले मैं ज़्यादा इफ्तार आइटम्स बनाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा फ़ोकस जो है वो मेन कोर्स पे हो गया है कि मतलब डिनर बना लूँ ताकि डायरेक्ट खाना ही खा लिया जाए। साथ में कोई एक आधी चीज़ बन जाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइड आइटम्स जो हैं वो मैं कम खाऊँ और डायरेक्ट खाना बना लूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी और उसमें डॉक्टर यही कह रही थी कि हमारी जो एनर्जी लो हो जाती है 10वें रोज़े के बाद और मोस्टली लोगों में 15वें रोज़े के बाद, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हम लोग खाना स्किप करते हैं। और ये चीज़ मैंने अपने अंदर ऑब्ज़र्व की है कि मैं इफ्तारी में खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ और आखिरी अशरे में जो है वो मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, जब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए अब मेरी कोशिश है कि अब तो ख़ैर 10 रोज़े रह गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जब मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी इंशाल्लाह ताला कि अगले रमज़ान में मैं खाने पे ज़्यादा फ़ोकस रखूँगी और फ्राइड आइटम्स और इस तरह की जो इफ्तार आइटम्स हैं ना वो मैं ज़रा कम कर दूँगी। और ये बस मैंने एक छोटू सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। इफ्तारी आई थी नेबर से और ये कोई चारसदा की स्पेशलिटी है और आसिम मुझे बता रहे थे कि इट्स मोर लाइक खिचड़ी, क्योंकि इसमें बीफ था और इसको रिजट बोलते हैं शायद। तो ये मैंने तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। इफ्तारी में आज मैंने चिकन पुलाव बनाया था, उसकी मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ और बातें कर लेते हैं। आप लोग बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अच्छा, इस दफ़ा बिल्कुल लिटरली वो जो एक जोक है ना कि इतने रोज़े गुजर गए और पता भी नहीं चला, तो इस दफ़ा तो बिल्कुल पता नहीं चला। स्टार्टिंग में जब मेरी मेडिकेशन भी चल रही थी और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे ना, तो तब बहुत मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे एनर्जी जो है ना वो 2-3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लेकिन अब जो जिस तरह से रोज़े भाग रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। पता नहीं क्यों 20वें रोज़े के बाद एक बहुत अजीब-सी उदासी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे बहुत कम रोज़े रह गए हैं। बहुत सारे लोगों को ईद का इंतज़ार होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान जो है ना, पूरा रमज़ान का हर दिन जो है वो एक ईद की तरह है। इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स और मतलब इतनी बरकतों वाला और इतनी रहमतों वाला महीना है ना कि हर दिन ईद की तरह का ही लगता है। और जब ख़त्म हो जाता है फिर बहुत उदासी होती है। जब हम छोटे होते थे ना तो नानू अक्सर दुआ करती होती थी कि मतलब जैसे रमज़ान ख़त्म होता था तो वो कहती होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया और अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान भी देखना नसीब करें। तो पहले जब हम छोटे होते थे तब इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ज़्यादा फ़ील होता है कि इस बात का क्या मतलब है। खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसी से ना मुझे एक और दुआ पता चली है रिसेंटली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो कि हर टाइम लास्ट 10 डेज़ में हर टाइम हमें पढ़नी चाहिए। चलते फिरते जब भी मौका मिले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो अभी चूँकि ताक रातें स्टार्ट हो रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये दुआ शेयर कर दूँ। बेसिकली हम इस दुआ में मांग रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें लैलतुल क़द्र को देखना, उसे महसूस करना नसीब फरमा, जो एक रहमतों वाली बरकतों वाली रात है उसे विटनेस करने का मौका दें। अल्लाहुम्मा बलिगना लैलतुल क़द्र, जिसका मतलब है या अल्लाह पाक हमें ऐसे साइंस दिखाएं कि हम लैलतुल क़द्र को विटनेस कर सकें, हमें समझ आ जाए कि ये वही रात है और हमारी दुआएं कबूल हो सकें। सो मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दिल खोल कर दुआएं करें। और कोई भी ऐसी दुआ जो आपके माइंड में हो कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी मत सोचें और दिल खोल कर दुआएं मांगें, क्योंकि जिस ज़ात से हम मांग रहे हैं ना उस ज़ात के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ना हमारा गुमान होते हैं, जिस तरह से गुमान रखेंगे आप अपने रब को वैसा ही पाएंगे। इसके अलावा एक ये और दुआ है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, और ये वही दुआ है जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह, अगर मैं शब कदर को पाऊँ, मुझे पता चले कि ये लैलतुल क़द्र है, तो मैं क्या मांगूँ, मैं क्या ऐसा पढ़ूँ? तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ का ज़िक्र किया था। खैर, उसके बाद जो है ना ये मैंने आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करनी थी। ये मैंने रमज़ान से पहले रिकॉर्ड की थी और ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी और मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और मैंने सोचा था कि अगर ये बहुत अच्छी बनेगी ना तो फिर मैं जो है ना वो इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अभी चूँकि ईद आने वाली है और ईद पे मीठा तो सबके घरों में ही बनता है, तो हाँ, ये वाली जो रेसिपी है ना आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ये कैरामल खीर की रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि हाफ़ कप यहाँ पर मैंने राइस लिए थे, जो चाय वाला कप होता है ना वो वाला मैंने हाफ़ कप राइस लिए थे। उसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया और उसे जो है ना वो मैंने 1 कप दूध के अंदर ही भिगो देना है, ठीक है। वैसे भी जब आप खीर में चावल ऐड करते हैं तो वो उसको आप ज़रा वॉश करके और पानी में अच्छे तरीके से भिगो के फिर ही इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने पानी में नहीं भिगोना, इसे हमने दूध में भिगोना है और इसको हमने कोई घंटा पहले ना भिगो के रख दें। उसके बाद आपने लेना है एक पैन और उसको जो है ना आपने ये वाला जो सारी जो खीर बनेगी ना ये बनेगी बहुत लो फ्लेम पे बननी है, ठीक है। अब मैंने 1.5 लीटर दूध में खीर बनानी थी तो उसके लिए जो है ना वो मैंने 1 कप चीनी ली है और इस चीनी को ना हमने करना है कैरमलाइज़। आंच बहुत जो है ना वो स्लो होनी चाहिए। इसकी जो सबसे ज़्यादा इस रेसिपी का जो ट्रिकी पॉइंट है ना वो यही वाला है। शुगर को जो है ना वो यहाँ पर मैं कर लूँगी मेल्ट और जब तक शुगर मेल्ट हो रही है ना तब तक जो है ना वो मैं राइस जो हैं जिन्हें मैंने दूध के अंदर भिगो के रखा हुआ था उसी दूध के अंदर मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी और एक बड़ा जो है ना वो स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। नॉर्मली जो हम राइस यूज़ करते हैं खीर में या तो वो हम टोटे की फॉर्म में यूज़ करते हैं और फिरनी वगैरह में हम उसको ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमने पेस्ट ही इसका बनाना है। और उसके बाद जो है ना ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्लेम जो था ना वो स्लो था। अच्छा, मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी रेसिपी रिकॉर्ड की हुई है, इसलिए आपने जो है ना इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर आप सारे स्टेप्स को बिल्कुल सही से फॉलो करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। और ये देखें, देखते ही देखते है जो है ना वो सारी शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है। अभी भी इसके अंदर ना थोड़ी सी क्रिस्टल्स हैं, इसको हमने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। और ये ना बहुत ही अटेंशन सीकर ये स्टेज है क्योंकि चीनी जो है ना ये इसका कोई पता नहीं चलता कि कब जो है ये बिल्कुल जल जाती है, तो इसलिए जो है ना इसको बिल्कुल इसके सर पे खड़े होकर इसको मेल्ट करना है, इसे बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। और ये जितनी भी इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं ये सारी मेल्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो है ना हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। मैंने जो इसका हाफ़ पैक था ना वो ऐड किया था। क्रीम ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि ये जो शुगर है ना ये दोबारा से हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन आपने इसको ना बहुत इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके ना इसको कंटिन्यूली जो है वो आपने चम्मच चलाते जाना है और क्रीम के साथ चीनी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। सारा जो इस खीर का टेस्ट है ना वो इस शुगर की जो हम इसको जो कैरमलाइज करते हैं ना सारा टेस्ट ही उसके अंदर है। और इसका जब आप खाते हैं ना तो बिल्कुल इस तरह से लगता है जैसे कुल्फ़ी बंदा खा रहा होता है ना, तो वो कुल्फ़ी वाला टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े की खीर थी, इसलिए पहले ही आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे कैरमलाइज़ करना है और दोबारा इसे क्रीम के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पकाना है कि इसके अंदर जो है ना जब तक बबल्स बनना स्टार्ट नहीं हो जाते और आपको इसका टेक्स्चर जो है ना बड़ा स्मूथ सा नहीं लगना शुरू हो जाता। जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो मिल्क ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर जो है ना वो 1.5 लीटर इसके अंदर मिल्क ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मिल्क ऐड करते ही ना इसके अगेन क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और शुगर हार्ड हो जाएगी जस्ट लाइक कैंडी। लेकिन जैसे जैसे आप दूध को पकाते जाएंगे, दूध बॉयल होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वैसे वैसे जो है वो शुगर अगेन मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो दूध में मिक्स हो जाएगी। अब आपने इसको जो है ना वो उतना पकाना है कि बिल्कुल जो शुगर है ना वो सारी की सारी अगेन जो है वो मेल्ट हो जाए, सारी दूध के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है बाकी की इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जाएगा सबसे पहले इसके अंदर मैंने 3 से 4 इलायचियाँ ऐड कर दी थी, सब्ज़ इलायची ऐड की है। और उसके बाद इसको आपने पकाते जाना है कि शुगर जो है ना, अच्छा फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है। स्लो फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता सारी शुगर जो है ना जैसे जैसे दूध गर्म होगा सारी शुगर इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और जब सारी की सारी शुगर मेल्ट हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल स्टार्ट में जो आपने राइस वाला पेस्ट बनाया था, जो हमने राइस दूध के अंदर ब्लेंड किए थे, वो वाला सारा मिक्सचर जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम हल्की आंच पे जो है ना वो पकाते जाएंगे अनटिल और अनलेस के ये जो हमारी इसकी कंसिस्टेंसी है ना खीर की वो थोड़ी गाढ़ी होना नहीं शुरू हो जाती है।
और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इसको पकाते जाएं और बाकी की चीज़ें इसके साथ साथ जो है ना वो आपने ऐड करते जानी है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब आप इसके अंदर अपने राइस ऐड कर देंगे ना, और शुगर तो ऑलरेडी इसके अंदर एडेड है, तो दूध जैसे जैसे पकता जाएगा ना साइडों पर लगना शुरू हो जाएगा, और आपने जो है ना वो कंटिन्यूली साइडों से उसको उतार के दोबारा से इसके अंदर मिक्स करना है, क्योंकि जो रबड़ी वाला इसके अंदर फ्लेवर आता है ना खीर के अंदर, वो इसी की वजह से आता है कि जो शुगर जो है वो साइड्स पे लग जाती है और उससे दूध जो है ना वो ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाता है। तो आपने वो जिस तरह से हम कंडेंस मिल्क बनाते हैं ना या रबड़ी बनाते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली आपने साइडों से दूध उतार के दोबारा से उसमें शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। वो फिर साथ में लगेगा, आपने फिर वो किनारे जो है ना उसको साफ़ करने हैं। और उसके बाद जब थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी ना, तो उसके अंदर आपने सेवइयाँ ऐड कर देनी है। और मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1/3 कप ऐड की थी, जो रंगीन सेवइयाँ होती हैं ना वो वाली आपने इसमें ऐड करनी है और इसको ना अच्छे तरीके से पका लेना है। अच्छा, इस मीठे का ना एक प्लस पॉइंट ये है कि खीर लवर्स के लिए भी ये परफेक्ट है और जिनको सेवइयाँ पसंद है उनके लिए भी परफेक्ट है। मतलब जैसे मुझे पर्सनली खीर बहुत पसंद है, लेकिन ईद पे जो है ना मामा जो शीर खुरमा बनाती हैं वो इतना लजीज होता है कि फिर ईद पे जो है ना वो खीर की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए ना मुझे मतलब दोनों ही चीज़ें पसंद हैं, तो ये वाला जो मीठा है ना ये दोनों लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। खैर, उसके बाद आपने इसको जो है ना वो लो फ्लेम पे ही आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है अनटिल और अनलेस कि आपको अपनी रिक्वायर्ड जो कंसिस्टेंसी है ना, जितनी आपको उसकी थिकनेस चाहिए उतनी आपको नहीं मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इसके अंदर मैंने कुछ बादाम थे वो मैंने ऐड कर दिए थे, और आप इसमें रेजन्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपके पास जो भी नट्स हैं ना आप वो ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर सिर्फ रेजन्स ऐड किए थे, किशमिश और बादाम ऐड किए थे। ठीक है। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स, और साइड्स भी हम साथ साथ जो है ना वो साफ़ करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना ये मिलकर इसका टेस्ट डेवलप करते हैं। और कुकिंग का एक यही पॉइंट होता है कि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा ना जिस तरीके से आप उसको कुक करें हैं ना, सारा का सारा जो फ्लेवर होता है ना वो आपके कुकिंग प्रोसेस पे, आपके कुकिंग स्टाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो खीर अच्छी खासी जो है ना वो गाढ़ी होना शुरू हो गई थी, उसमें बबल्स बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसको आप ठंडा कर लें, क्योंकि ठंडा होकर मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। मैंने चूँकि पहली दफ़ा बनाई थी, और दूसरी बात ये है कि मैं नॉर्मल भी जब घर में खीर बनाती हूँ ना, तो आसिम को थोड़ी सी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, तो ही लाइक्स के मैं थोड़ा सा ना और इसको कुक करूँ, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद कुक कर लिया था। लेकिन वो जब ठंडी हुई है ना, क्योंकि मैंने ये रमज़ान से पहले रिकॉर्डिंग की हुई है, तो मैंने रात में बनाई थी और उसके बाद इसको ठंडी करके मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह जब मैंने इसको चेक किया है ना, तो इट वाज़ लाइक के जिस तरह से आपने वो बर्फ़ी की टुकड़ियाँ नहीं काटनी होती है ना, तो इसका टेक्सचर उस तरह से बन चुका था, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लजीज था। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।